हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी एंड वेलकम टू तगड़े क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने अपना टॉपिक डिफेक्ट ऑफ विजन खत्म किया था, जिसमें हमने मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया के बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। इसी के साथ साथ हम आज की क्लास में ये भी पढ़ेंगे कि रेनबो किस तरीके से फॉर्म होता है, हमें रेनबो दिखता ही क्यों है और सिर्फ वही कलर्स हमें क्यों दिखाई देते हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे अपने आज के लेक्चर के अंदर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने अपना टॉपिक डिफेक्ट ऑफ विजन खत्म करा था और उसी के साथ साथ हमारा ये जो टॉपिक है द ह्यूमन आई, ये भी खत्म होता है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ठीक है, उसके पहले हम ये समझेंगे कि प्रिज्म होता क्या है। देखो, बेसिकली प्रिज्म हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से उसके पास दो ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, और उसके पास तीन रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं इस तरीके से। इन पांच चीजों से मिलकर हमारे पास क्या बनता है, प्रिज्म। किस तरीके से, एक ट्रायंगल ये रखा, एक ट्रायंगल ये रखा। अब आप इनको ज्वाइन कर दो इस तरीके से। इस तरीके से हमारा क्या दिखता है, प्रिज्म दिखता है। ठीक है, देखो हमारा जो प्रिज्म है कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, तीन रेक्टेंगुलर सरफेस, 1, 2 और एक इसके जस्ट नीचे। ठीक है, और दो हमारे पास इसमें क्या होते हैं, ट्रायंगुलर सरफेस, एक ये रहा और एक जस्ट इसके पीछे। ठीक है, हमारे पास टोटल इसमें कितने सरफेस होते हैं, 5 सरफेस होते हैं, 2 ट्रायंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर। ठीक है, हमने अभी क्या देखा प्रिज्म के अंदर, हमने देखा उसके पास इस तरीके से दो ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं, ये एक और एक ये 2। ठीक है, और क्या होता है उसके पास 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ऐसा हमारा प्रिज्म दिखता है। इसके पास 2 ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे इसमें से व्हाइट लाइट पास कैसे होती है। ठीक है, मान लो यहाँ पे मेरे पास ये आई है व्हाइट लाइट इस तरीके से, इसको ऐसे जाना चाहिए था। और हम इस चीज को लाइट चैप्टर में काफी अच्छे से पढ़ के आए हैं कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो बेंड हो जाती है, उसके अंदर रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, इसका मतलब ये वाली रे भी बेंड हो जाएगी। अभी किस में गई है, ये है एयर और ये है प्रिज्म, मतलब किसका बना हुआ है, ग्लास का। अच्छा, अब आप एक बताओ, एयर या ग्लास कौन सा डेंसर है, ग्लास डेंसर है। इसका मतलब रेयर से डेंसर में रे गई है, और जब भी रे रेयर से डेंसर में जाती है वो कैसे बेंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। हो गया नॉर्मल ड्रॉ। अच्छा, अब ये रे कैसे बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक, अब ये दोबारा एक सेकंड सरफेस आ जाएगा। अब देखो इस सरफेस में हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो सरफेस है यहाँ पे भी दोबारा रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि ये क्या है, ग्लास, और ये फिर से क्या है, एयर। अब देखो लाइट कैसे जा रही है, वो डेंसर से रेयर में जा रही है, और जब भी कोई रे डेंसर से रेयर में जाएगी वो किस तरफ बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे लाइट कैसे बेंड होगी, लाइट को कैसे जाना चाहिए था, इस तरीके से, लेकिन वो बेंड कैसे हो जाएगी, या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अच्छा अब इनके एक बार एंगल लिखते हैं। देखो हमारे पास ये जो रे है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब नॉर्मल के साथ ये रिफ्रैक्टेड रे कितना एंगल बनाती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सेम रे यहाँ पे जा रही है तो ये भी कितना बनाएगी, एंगल आर। और लास्ट वाली ये वाली जो रे होती है ये कौन सा एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसमें आपसे ये पूछूं कि डेविएशन कितना हुआ, लाइट डेविएट कितनी हुई, वो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ।
ये वाली जो इंसिडेंट रे है इसको आगे बढ़ाओ इस तरीके से, ठीक है। और ये मेरे पास जो लास्ट एमर्जेंट रे निकल के आई है इसको पीछे की तरफ इस तरीके से ज्वाइन कर दूं। अब जो इनके बीच का ये जो एंगल होगा ये वाला, इसको मैं क्या बोलूंगी, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। देखो अब मेरे पास क्या क्या है, सबसे पहले पास है मेरे पास एंगल आई। एंगल आई मेरे पास क्या है, इंसिडेंट एंगल, ओके। एंगल आर मेरे पास क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल। एंगल ई मेरे पास क्या है, एमर्जेंट एंगल। ये हमने किसने पढ़ा था इससे पहले, एमर्जेंट एंगल जब हमने ग्लास लैब करा था लाइट चैप्टर के अंदर, ठीक है, उसमें भी हमने पढ़ा था इस एमर्जेंट एंगल के बारे में, ओके। अच्छा अब मेरे पास ये जो डेल है ये मेरे पास क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। ये बताएगा कि लाइट एग्जैक्टली कितनी हमारी डेविएट हुई है, मतलब लाइट रे को इतना जाना चाहिए था लेकिन वो इस तरीके से डेविएट हो गई, ठीक है। अगर मैं इसको नॉर्मल ड्रॉ करके दिखाऊं तो इस तरीके से दिखेगा, देखो इस रे को ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये क्या हो चुकी है, ये अब इस तरीके से बेंड हो चुकी है, ये एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ऐसे जाना चाहिए था लेकिन बाहर किस निकली, इस तरीके से, तो कितने एंगल पे बेंड हुई है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वो उतनी ज्यादा बेंड होगी। यहाँ तक आया समझ में हमारे पास क्या होता है प्रिज्म। अच्छा दूसरी चीज ये आती है कि हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है। एक और चीज होती है हमारे पास ए, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। देखो एक प्रिज्म के अंदर जो मेरे पास दो रेक्टेंगुलर सरफेस थे, ठीक है, देखो मेरे पास एक प्रिज्म के अंदर ये जो दो रेक्टेंगुलर सरफेस थे ये एक दूसरे पे जिस एंगल पे इंक्लाइंड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। मेरे पास ये जो दो आपको रेक्टेंगुलर सरफेस दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से जिस एंगल पे इंक्लाइंड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अच्छा ये जिस एंगल पे इंक्लाइंड है वो कौन सा एंगल है, ये वाला, इसका मतलब इस एंगल को मैं बोलूंगी क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म मेरे पास कौन सा एंगल हो जाएगा, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ए को मैं क्या बोलती हूँ, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। देखो हमने क्या देखा इसमें, हमने क्या भेजी, व्हाइट लाइट, और वो सीधी ना जाके बेंड होके वापस आई है, ठीक। हमने ग्लास लैब में भी सेम चीज देखी थी, क्योंकि जब भी कोई रे किसी भी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है वो बेंड हो जाती है, ठीक। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वो लाइट उतनी ज्यादा बेंड होगी। ये टॉपिक आया अच्छे से सबको समझ में, आगे चले। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। अच्छा देखो व्हाइट लाइट होती क्या एग्जैक्टली, ये हमारे पास एक प्रिज्म है, ठीक है। इसमें से मैं जब भी कोई व्हाइट लाइट पास करवाती हूँ इस तरीके से, वो क्या करती है, इस तरीके से 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, विबग्योर, ठीक है। इस तरीके 7 कलर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक्चुअल में क्या होता है, व्हाइट लाइट जब भी, व्हाइट लाइट कोई सिंगल कलर की नहीं बनी होती है, ठीक है। व्हाइट लाइट के अंदर बहुत सारे कलर होते हैं, ठीक। देखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। जैसे ही आप किसी भी व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास कराओगे वो इस तरीके से कुछ कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होगा, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का बटना इज कॉल्ड डिस्पर्जन, ठीक है।
इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। इसका मतलब क्या? देखो मैं अब 10th में ये नहीं बोल सकती कि मेरे पास जो व्हाइट लाइट है सिर्फ 7 कलर्स में ही बढ़ती है, ऐसा नहीं होता। मेरे पास जो व्हाइट लाइट है वो बहुत सारे कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लेकिन हमने, आपको याद है जब हमने लाइट चैप्टर करा था सबसे पहली क्लास, मैंने आपको एक स्पेक्ट्रम समझाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसमें हमने क्या देखा था कि जो विजिबल पार्ट था उसके अंदर सिर्फ यही 7 कलर आ रहे थे, मतलब हमारी आई को सिर्फ ये 7 कलर ही विजिबल हो पाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म में से पास करती है वो इन 7 कलर में बढ़ जाती है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वो काफी सारे कलर में बढ़ती है, लेकिन हमारी आई को सिर्फ यही विजिबल हो पाते हैं। ठीक है, इसलिए हम सिर्फ इन्हीं 7 कलर को दिखाते हैं। ओके, the phenomena of splitting of white light into its constituent color when it passes through a prism is called dispersion। आया समझ में? आप किसी भी व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करोगे वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, देखो इसमें हमारे पास क्या होता है, एक बार इनका मतलब समझ लेते हैं। वी हमारे पास क्या होता है? वॉयलेट, आई इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, इन कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमेशा जो ये स्पेक्ट्रम बनता है, देखो स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या होता है, ये जो 7 कलर्स है इनका जो बैंड है इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। डिस्पर्शन क्या होता है? व्हाइट लाइट आई प्रिज्म में से पास होगी, स्प्लिट हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। अब ये जो बैंड बना है 7 कलर का, इनको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये जो 7 कलर का बैंड है इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अच्छा, अब देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो कलर्स है वो ऐसे ही क्यों बढ़ते हैं? विबग्योर, ऊपर से भी तो आ सकते हैं इस तरीके से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, लेकिन किस तरीके से? हमेशा आप जब भी किसी व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास कराओगे हमेशा वॉयलेट नीचे ही आएगा और हमेशा रेड ऊपर ही आएगा। लेकिन ऐसा होता क्यों? हमेशा इसी सीक्वेंस में क्यों कलर्स डिवाइड होते हैं? पहला क्वेश्चन ये। और दूसरा क्वेश्चन कि जब भी कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म में से पास होती है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में डिस्ट्रीब्यूट होती क्यों? क्यों वो स्प्लिट होती है? क्यों व्हाइट लाइट आई और व्हाइट लाइट ही नहीं निकल जाती? ऐसा होता क्यों है? इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा इससे अगला टॉपिक क्या है? कॉजेस ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, अब एक बार उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is 1 upon lambda is equals to 1 upon velocity। ठीक है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर किसी भी लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, किसी भी लाइट की वेवलेंथ अगर ज्यादा है, इसका सीधा सा मतलब है कि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होगा। या मैं बोल सकती हूँ कि अगर किसी भी मीडियम में लाइट की जो वेलोसिटी है बहुत ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? वैक्यूम में। ठीक है, कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है। एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कितना मानते हैं? 1। ठीक है, बाकी सबका उससे ज्यादा होता है। देखो वाटर में जो लाइट की स्पीड है थोड़ी सी कम हो जाती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम ज्यादा हो जाता है, 1.33। मतलब अगर v हमारे पास कम होगा तो n हमारे पास बढ़ेगा। ठीक, सेम वेवलेंथ के साथ होता है, जितनी वेवलेंथ कम होगी उतना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ेगा। ठीक है, या मैं उल्टा भी बोल सकती हूँ। अच्छा, अब देखो मैंने बोला था मेरे पास जो व्हाइट लाइट आती है वो कभी सिंगल लाइट की नहीं बनी होती, उसके पास बहुत सारे कलर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो हर एक कलर की, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हर एक कलर अलग तरीके से बेंड हो रहा है। इसका मतलब इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हर एक कलर के लिए अलग होगा। ठीक है, इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक कलर के लिए अलग होगा। ठीक, अच्छा मैं यहाँ पे मान के चलती हूँ फॉर रेड, मैं रेड के लिए निकालती हूँ इस फॉर्म से। देखो मेरे पास क्या आ जाएगा? NR is 1 upon lambda। ठीक है, और जो मैंने आपको जो पहली क्लास करवाई थी
उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मैंने आपको बताया था कि वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है और किसकी कम होती है, अच्छे से आपको समझाया था। अगर आपको नहीं है याद, आप एक बार मेरी फर्स्ट क्लास जाके जरूर देखना, ठीक है। उसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से समझ आएगा, और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस डायरेक्शन में जाने पे वेवलेंथ इंक्रीज होती है और किस डायरेक्शन में जाने पे वेवलेंथ डिक्रीज होती है, ठीक है। इसे मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। जब भी हम इस तरीके से जाएंगे इस डायरेक्शन में, वॉयलेट से रेड की तरफ, हमारी जो वेवलेंथ है वो हमेशा इंक्रीज होगी, ठीक है। इसका मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? रेड कलर की। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी मेरे पास? वॉयलेट कलर की, ठीक है। इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा और इसकी वेवलेंथ सबसे कम, ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब देखो, इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम रहती है और इसकी वेवलेंथ मिनिमम रहती है विबग्योर में, ओके। अच्छा अब देखो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है, तो रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर कम है। अच्छा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो इसकी बेंडिंग भी तो कम होगी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उसमें बेंडिंग उतनी ज्यादा होगी। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है। रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, इसका सीधा सा मतलब है कि रेड कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होगा। अगर रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो रेड कलर जो है कम बेंड होगा, ठीक है। रेड कलर बेंड भी कम होगा। यहाँ पे देखो, ये आई थी मेरे पास व्हाइट लाइट, एक तो ये बेंडिंग हुई है ये वाली, और एक यहाँ से ये वाली बेंडिंग हुई है। देखो कौन सी वाली बेंडिंग ज्यादा है? वॉयलेट वाली बेंडिंग ज्यादा है, ये इतनी बेंड नहीं हुई है। देखो लाइट ऐसे आ रही है, ये वाली इस तरीके से ये लाइट आ रही है, ठीक है। ये कितना बेंड हुई है? सिर्फ इतना, अगर इसको पीछे मीट कराऊं सिर्फ इतना बेंड हुई है ये, और वहीं ये वाली जो लाइट है ये इतना बेंड हुई है, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि डेविएशन जो है वॉलेट में ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू रेड। रेड में डेविएशन कम हो रहा है, इसका मतलब रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम है, इसका मतलब रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ हमारे पास किसकी रहेगी? रेड कलर की। विबग्योर में मैक्सिमम वेवलेंथ हमारे पास किसकी रहती है? रेड कलर की, ओके। अच्छा अब बात करते हैं वॉयलेट की। वॉयलेट की कैसी रहेगी हमारे पास? मिनिमम रहेगी, ठीक है। आया इस समझ में? अच्छा अब क्या होगा, देखो ये हमारे पास क्या आई? रे। अब रे इसी पैटर्न में क्यों डिस्ट्रीब्यूट होती है? क्योंकि पहली बात तो स्प्लिट क्यों हो रही है? क्योंकि हर एक कलर की एक अलग वेवलेंथ होती है। अगर हर एक कलर की अलग वेवलेंथ होगी तो हर एक कलर एक अलग वेलोसिटी से भी चलेगा, ठीक है। अगर हर एक कलर की अलग वेवलेंथ है, इसका सीधा सा मतलब है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होगा हर एक कलर को लेके, और उसकी वेलोसिटी भी अलग होगी हर एक कलर को लेके, ठीक है। और हमें ये पता है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, सॉरी जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें बेंडिंग भी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ज्यादा है तो उसमें बेंडिंग भी उतनी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे देखो, रेड कलर, हर एक कलर की अलग वेवलेंथ है, जो रेड कलर है उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है, इसीलिए सबसे कम डेविएट हुआ है। जो वॉयलेट है उसकी वेवलेंथ कैसी है? मिनिमम है, इसलिए वो बहुत ज्यादा डेविएट हुआ, ठीक है। यहाँ तक इसकी वेवलेंथ मिनिमम, मतलब फॉर वॉयलेट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। अगर ये मैक्सिमम है तो बेंडिंग भी इसमें ज्यादा होगी। आया समझ में? कॉजेस हमारे पास क्या क्या होते हैं, और जैसे ही इसमें जाएगा इसकी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा, ओके। अब एक बार इसको पढ़ के देख लेते हैं। कॉजेस ऑफ डिस्पर्जन। सबसे पहला हमारे पास क्या है? लाइट बेंड व्हेन पासिंग थ्रू अ मीडियम, ठीक है। लाइट बेंड होगी जब भी किसी प्रिज्म में से उसे पास करेंगे, क्योंकि लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है,
और सेकेंड केस में डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, सीधी सी बात है उसके अंदर बेंडिंग होगी। ओके, सेकेंड हमारे पास क्या है, डिफरेंट स्पीड। ये हमने अभी पढ़ा था कि हर एक कलर की अपनी खुद की एक अलग स्पीड होगी। ओके, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड बाय डिफरेंट अमाउंट। ठीक है, हर एक लाइट एक डिफरेंट अमाउंट से अपना चलेगी और डिफरेंट अमाउंट से बेंड भी होगी बिकॉज दे ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड। जितना देखो हमने ये पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और v के बीच में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, वेरिंग वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर मतलब मिनिमम वेवलेंथ किसकी थी हमारे पास, वॉयलेट की, बेंड्स मोर, ये ज्यादा बेंड होगा एज कंपेयर टू जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला यही तो था हमारे पास, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। ठीक है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। आया समझ में किस तरीके से काम करते हैं, आप बस ये याद रखो, वेवलेंथ, वेवलेंथ हर एक कलर की अलग होती है, इसलिए हर एक कलर एक अलग तरीके से बेंड होता है और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, देखो अगर मेरे पास जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो ज्यादा है, अगर मेरे पास वेवलेंथ ज्यादा है तो इससे मेरे पास क्या फर्क पड़ेगा, मेरे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम हो जाएगा। अगर मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है तो मेरे पास जो बेंडिंग है वो भी कम हो जाएगी। ठीक, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, रेड कलर की, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम रहेगा और रेड में बेंडिंग भी सबसे कम होगी। वॉयलेट का जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है, इसलिए जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ज्यादा रहता है, इसलिए उसके अंदर बेंडिंग भी ज्यादा होती है। ठीक है, ये दोनों एक तरीके से काम करते हैं और ये अलग। अगर ये बढ़ेगा तो ये दोनों कम हो जाएंगे और अगर ये कम होगा तो ये दोनों बढ़ जाएंगे। कॉज आया सबको समझ में, हर एक कलर की एक अलग वेवलेंथ होती है, इसलिए हर एक कलर एक अलग एंगल पे बेंड होता है। ठीक है, और दूसरा कॉज क्या था, डिफरेंट स्पीड, इसकी स्पीड अलग होती है हर एक लाइट की, इसकी वजह से क्या होगा, वो हर एक अलग डिफरेंट एंगल पे बेंड होगी। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट आया समझ में सबको, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? देखो हमारे पास अगला टॉपिक क्या है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। अब ये क्या होता है, देखो इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ। एक खाली स्पेस में इसको मैं आपको समझाती हूँ। ये मेरे पास एक प्रिज्म, ठीक है, इसमें से मैंने क्या पास करवाई है, व्हाइट लाइट, इस तरीके से। अब ये व्हाइट लाइट क्या करती है, 7 कलर में ऐसे बढ़ जाती है। ये 7 कलर कौन से होते हैं, विबग्योर, इस तरीके से। यहां तक हमने अभी भी पढ़ा था। ठीक है, अच्छा अब आप एक बात बताइए, क्या हो अगर मैं इसके सामने बिल्कुल सेम एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख दूं इस तरीके से, अब क्या होगा इसके साथ? ठीक है, मैंने क्या करा है, एक प्रिज्म लिया, ठीक है, बिल्कुल सेम आइडेंटिकल एक दूसरा प्रिज्म भी लिया और उसके सामने इसको इन्वर्टेड करके रख दिया। ठीक है, अच्छा देखो पहले ये बोला जाता था कि ये जो व्हाइट लाइट है ये नहीं बढ़ती 7 कलर में, ये जो प्रिज्म है इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी लाइट इसमें से पास होगी तो वो 7 कलर में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या करा, 2 प्रिज्म लिए, एक सीधा और दूसरा इन्वर्टेड। अब अगर ये चीज सही थी कि प्रिज्म के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती कि वो हर एक कलर को जो भी उसमें से पास होगा उसको वो स्प्लिट कर देगी, अगर ये चीज सच होती तो इसमें से जब ये 7 कलर पास होते तो ये और ज्यादा बढ़ते, 7 से भी ज्यादा कलर में बढ़ जाते ये, क्योंकि प्रिज्म के पास में प्रॉपर्टी है ना, तो कलर को और बांट सकती है। मतलब व्हाइट लाइट के पास कलर नहीं होते और प्रिज्म के पास एक प्रॉपर्टी होती है वो कलर को बांट सकती है। ठीक है, लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट करा गया, क्या देखा गया कि व्हाइट लाइट आई 7 कलर में बटी, लेकिन अब जैसे मैंने इन्वर्टेड प्रिज्म रखा ये इस प्रिज्म से उल्टा काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, फिर क्या देखा गया,
क्या देखा गया कि यहाँ से क्या आई थी, व्हाइट लाइट। इसके बाद जैसे ही मैंने उसके सामने एक इन्वर्टेड प्रिज्म को रखा, ये दोबारा से कंबाइन होके क्या बना दिया इसने, व्हाइट लाइट ही बना दी। ठीक है, ये आई थी यहाँ से व्हाइट लाइट, और दो प्रिज्म रखने के बाद बाहर क्या निकली है, दोबारा से व्हाइट लाइट ही निकली है। ठीक है, क्या देखा था हमने इसमें, देखो पहले क्या बोला गया था कि प्रिज्म के पास एक प्रॉपर्टी है, लेकिन इससे ये प्रूफ हो गया कि प्रिज्म के पास नहीं, ये जो हमारे पास व्हाइट लाइट है इसी के अंदर दूसरे कलर भी होते हैं। ठीक है, जब इस प्रिज्म को सीधा रखा गया, ये स्प्लिट हो गए 7 कलर्स में, और इसके बाद जैसे ही हमने एक इन्वर्टेड प्रिज्म को रखा, ये सीधा प्रिज्म था, इसका काम क्या था, स्प्लिट करना। अगर ये प्रिज्म ही उल्टा रखा है तो इसका काम भी उल्टा हो जाएगा। सीधे वाले का काम क्या था, स्प्लिट करना, सिंगल लाइट को स्प्लिट करना। उल्टे का काम क्या हो जाएगा, स्प्लिट की हुई लाइट को सिंगल लाइट बनाना। ठीक है, अगर आपको व्हाइट लाइट यहाँ से इंसिडेंट करवानी है और आपको बाहर भी व्हाइट लाइट ही चाहिए, तो आप क्या करोगे, दो प्रिज्म रख दोगे, एक सीधा और दूसरा इन्वर्टेड। उससे क्या होगा, जो सीधा प्रिज्म है उसका क्या काम होगा, एक रे आएगी और 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। इन्वर्टेड प्रिज्म का काम भी उल्टा ही होगा, वो क्या करेगा, स्प्लिट की हुई लाइट को एक सिंगल लाइट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, देखो हमने सेम चीज कहीं और भी पढ़ी कि हमने जब व्हाइट लाइट पास करी हमें दोबारा व्हाइट लाइट ही मिली हो। लाइट चैप्टर में जब हमने ग्लास स्लैब पढ़ा था, याद करो, लाइट चैप्टर में जब हमने ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ा था, इसमें क्या हो रहा था, इस तरीके से रे आई और ये भी क्या हो गई थी, हमारे पास व्हाइट लाइट ही आई थी। हमने यहाँ से एक जो लाइट दी थी वही लाइट हमारे पास वापस आई थी। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रिज्म है वो भी ग्लास का बना है, जो ये है ग्लास है वो भी ग्लास की बनी है, तो इसके अंदर हमारा जो स्पेक्ट्रम है क्यों नहीं बन पा रहा, ये 7 कलर में क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पा रही। देखो अब इसका आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि ग्लास स्लैब को हम इस तरीके से बनाते हैं, वो कैसे काम करती है, जैसे कि दो प्रिज्म काम करते हैं, एक सीधा और एक इन्वर्टेड रखा हुआ। ठीक है, सीधा और इन्वर्टेड प्रिज्म एक साथ रख दो, जिस तरीके से ये काम करेंगे बिल्कुल सेम तरीके से हमारी ग्लास स्लैब भी काम करती है। इसके अंदर भी हम ये मान के चलते हैं कि सेम वर्किंग होती है जो इन दोनों के अंदर मिला के होती है, कि व्हाइट लाइट आएगी 7 कलर में स्प्लिट हुई, स्प्लिट होने के बाद वापिस से व्हाइट लाइट की हमें मिली। हम इसको ऐसा ही मान के चलते हैं कि यहाँ से व्हाइट लाइट आई और दोबारा हमें क्या मिलेगी, व्हाइट लाइट ही मिलेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, हमने इसमें क्या देखा, व्हाइट लाइट आई 7 कलर में स्प्लिट हुई, इन्वर्टेड प्रिज्म का क्या काम था, मतलब उल्टा रखा हो तो उसका काम भी क्या होगा, उल्टा ही होगा। क्या काम होगा, वो स्प्लिट की हुई लाइट को दोबारा क्या बना देगा, सिंगल लाइट बना देगा। आया इतना सबको समझ में, क्या होता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। ये बनाने के लिए आ सकता है आपके पेपर में कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट का डायग्राम ड्रॉ करो। आप क्या करोगे, ये रखा पहला प्रिज्म, बिल्कुल सेम आइडेंटिकल आपने क्या रखा, एक दूसरा प्रिज्म, यहाँ से व्हाइट लाइट आएगी और 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। दूसरे प्रिज्म का काम क्या होगा, ये है प्रिज्म 1 और ये है प्रिज्म 2। पहले प्रिज्म का काम क्या है, व्हाइट लाइट को स्प्लिट करना 7 कलर्स में। दूसरे प्रिज्म का काम क्या है, इस स्प्लिट की हुई लाइट को दोबारा से कंबाइन करना। ऐसा क्यों होता है, जब प्रिज्म सीधा रखा है तो स्प्लिट करेगा, जब प्रिज्म उल्टा है तो उसका काम भी उल्टा हो जाएगा, वो स्प्लिट की हुई लाइट को दोबारा से कंबाइन कर देगा। ठीक है, आई ये चीज समझ में। देखो अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं, व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। फर्स्ट प्रिज्म, उसके अंदर से क्या होगा, डिस्पर्जन होगा। व्हाइट लाइट इज पास थ्रू द फर्स्ट प्रिज्म, जैसे ही वो पहले प्रिज्म में से पास होगी, वेयर इट डिस्पर्सेस इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, वो अपने जो 7 कलर है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जैसे पहले प्रिज्म में से पास होगी। ओके, अब सेकेंड प्रिज्म का काम क्या होगा, द डिस्पर्स्ड कलर, वो उल्टा रखा जाता है, उसका काम भी उल्टा होगा। ठीक है, द डिस्पर्स्ड कलर are directed into the second prism placed at the specific angle to the first one। दूसरे प्रिज्म से जैसे आप उसको पास कराओगे क्या होगा, देखो the second prism refract the color in such a way that they combine back together। दोबारा से क्या हो जाएंगे, वो पहले कंबाइन हो जाएंगे पहले से और दोबारा से व्हाइट लाइट ही बना देंगे। ठीक है, रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, द डिस्पर्स्ड कलर रिकम्बाइन टू फॉर्म द व्हाइट लाइट अगेन। दोबारा से हमें क्या मिल जाएगी, व्हाइट लाइट ही मिल जाएगी। ठीक है,
आई ये चीज समझ में सबको? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन? अब आगे चलते हैं। रेनबो फॉर्मेशन, ठीक है। देखो ये हमारे पास क्या होता है, रेनबो फॉर्मेशन। हम सबने रेनबो देखा है, ठीक है। रेनबो के अंदर भी वही सेम 7 कलर होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि रेनबो कैसे बना सकता है कोई स्पेक्ट्रम, मतलब रेनबो बनता है किस तरीके से। अभी मैंने आपको समझाया कि जब भी प्रिज्म में से व्हाइट लाइट पास होती है वो क्या बनाती है, स्पेक्ट्रम फॉर्म करती है। अच्छा, लेकिन एक सेकेंड, यहाँ आसमान में कहाँ रखा हुआ है प्रिज्म? जैसे इसमें से व्हाइट लाइट पास हुई और स्पेक्ट्रम फॉर्म हो गया। और अगर मान लो रखा भी है, एक बार को मान लो कि इनविजिबल है और कहीं पे रखा हुआ है प्रिज्म, तो ये सिर्फ हमें तब क्यों दिखाई देता है जब बारिश आ चुकी होती है और सन भी होता है उस टाइम पे, ठीक है। सिर्फ तभी हमें क्या दिखाई देगा, ये स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। ऐसा क्यों, इसके बारे में हम समझते हैं। देखो, जब बारिश हो चुकी होती है ना, उसके बाद क्या होता है, कुछ कुछ जो ड्रॉपलेट रहती हैं स्टिल सस्पेंडेड रहती हैं, ठीक है, हवा में रहती हैं कुछ कुछ ड्रॉपलेट्स। अब उन ड्रॉपलेट्स को मैं बना के दिखाती हूँ इस तरीके से। ये रही वो ड्रॉपलेट। देखो ड्रॉपलेट में हमारे पास क्या होगा, ये कैसा काम करेगी, ऐसा प्रिज्म काम करेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो इसमें हमारे पास क्या होता है, देखो इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ही समझाती हूँ कि एग्जैक्टली किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होता है, ये मान लो एक वाटर ड्रॉपलेट है। अब देखो वाटर ड्रॉपलेट कैसा काम करेगी, एज अ प्रिज्म काम करेगी, ठीक है क्या ये हमारे पास ड्रॉपलेट है, कैसा काम करेगी, अब ऐसा प्रिज्म हमारे लिए काम करेगी। अब यहाँ पे हमारे पास मान लो सन, ठीक है, ये हमारे पास क्या था, सन। सन से हमारे पास क्या आएगी, व्हाइट लाइट आएगी कुछ इस तरीके से, ये आई, ठीक। अब देखो होगा क्या, ध्यान से समझना इस चीज को, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। जैसी वो इस पॉइंट पे आएगी, पॉइंट ए पे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे है एयर और ये क्या है, एक डेंसर मीडियम है। जैसी वो रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी, लाइट बेंड हो जाएगी। इसी बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। मतलब पॉइंट ए पे हमारे पास क्या होगा, रिफ्रैक्शन। अब क्योंकि ये काम कर रहा है हमारे पास एज अ प्रिज्म, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो लाइट है वो इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि काम कर रहा है एज अ प्रिज्म, इस स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिस्पर्जन, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट को हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन बोलेंगे, ओके। पहले क्या हुआ, ये व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट ने क्या करा, व्हाइट लाइट ने एक पॉइंट पे आते ही रिफ्रैक्शन करा। क्यों करा, क्योंकि लाइट हमारी रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है। यहाँ तक आया समझ में? अच्छा, इसके बाद देखो जैसी लाइट पॉइंट ए पे आएगी, इसके तुरंत बाद ये जो प्रिज्म की तरह काम करी हमारी ड्रॉपलेट है, ये इसको 7 कलर्स में स्प्लिट कर देगी। इसी स्प्लिटिंग को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, अगर ये प्रॉपर प्रिज्म की तरह काम करती तो इसके बाद ऐसे सीधे निकल जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हमारे पास क्या होता है, इसके बाद जो लाइट है ना, वो यहाँ से इंटरनली ही रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। प्रॉपर उसके अंदर रिफ्रैक्शन नहीं हो पाता है। वो क्या करेगी, यहाँ पे इस सरफेस पे आने के बाद, इस बी पॉइंट पे आने के बाद वो क्या शो करेगी, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, डिस्पर्जन, उसके स्टार्टिंग में होता है रिफ्रैक्शन, उसके बाद आया डिस्पर्जन, थर्ड पॉइंट में क्या आएगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बाद हमारा फिर से इस पॉइंट पे वो जब लाइट बाहर निकलेगी क्या करेगी, फिर से रिफ्रैक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है फिर से, ठीक है। यहाँ पे वो क्या बना देगी, फिर से विबग्योर, क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे रेनबो फॉर्म हो जाएगा फिर से, ठीक है। देखो हमने इसमें 4 स्टेप देखे। सबसे पहले रिफ्रैक्शन, फिर हो रहा है डिस्पर्जन, फिर हो रहा है इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर से हो रहा है क्या, यहाँ पे रिफ्रैक्शन। फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, स्पेक्ट्रम, हमारे पास रेनबो फॉर्म हो जाएगा, ओके। ये चारों आपसे पूछे जाते हैं कि कौन कौन से फिनोमिना यूज होते हैं एक रेनबो फॉर्मेशन के अंदर, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन,
ओके। बेसिकली एक हमारे पास वर्ड होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या अपनी क्लास 12 में। और यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास सिर्फ इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, आया ये चीज समझ में? ये याद कर लो, पहले रिफ्रैक्शन होगा, फिर डिस्पर्जन होगा, और फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और लास्ट में दोबारा से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक, एक बार रेनबो फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। स्टार्टिंग में क्या होगा, When sunlight passes through water droplet in the atmosphere, व्हाइट लाइट आएगी, कहां से पास करेगी, उस ड्रॉपलेट में से पास करेगी। ओके, पहली चीज क्या होगी उसके अंदर, रिफ्रैक्शन। ठीक है, जैसी ड्रॉपलेट में से पास करेगी वो लाइट बेंड हो जाएगी, इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके तुरंत बाद क्या होगा, डिस्पर्जन। वो जो व्हाइट लाइट आ रही थी वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, आप लिख लेना इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगी इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो लाइट आई है उसको रिफ्लेक्ट कर देगी इस साइड, आगे रिफ्रैक्शन नहीं करेगी, रिफ्लेक्ट कर देगी, और इस रिफ्लेक्शन के बाद दोबारा क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, इस रिफ्रैक्शन के बाद हमें क्या मिल जाएगा, रेनबो मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि रेनबो किस तरीके से फॉर्म होता है, इस चीज को लिख सकते हो। ओके, अब अगर फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि कोई भी व्हाइट लाइट आएगी, व्हाइट लाइट जैसी प्रिज्म में से पास होगी वो क्या करेगी, बेंड हो जाएगी। ठीक है, हमने इसके अंदर ये पढ़ा। फिर हमने इसके अंदर ये भी पढ़ा कि क्या होता है हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म हमारा दिखता किस तरीके से, हमने सब कुछ इसके अंदर पढ़ा। ओके, इसके बाद चलते हैं हम आगे, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। इसमें देखो, इसमें हमारे पास क्या आता है कि व्हाइट लाइट आएगी, जैसे प्रिज्म में से पास होगी वो क्या करेगी, 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। होता क्या है, कलर उसके पास और भी होते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ 7 कलर ही विजिबल हो पाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि वो हम 7 कलर हम उसमें लिखते हैं। वो 7 कलर होते हैं विबग्योर। ओके, कॉजेस ऑफ डिस्पर्जन, क्या क्या कॉजेस थे, ये फॉर्मूला लिख लेना फिर से एक बारी। ठीक है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बेंडिंग, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसकी बेंडिंग कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी बेंडिंग भी ज्यादा। कॉजेस क्या क्या थे, इस फॉर्मूले से याद कर लो। एक तो हर एक कलर की अलग वेवलेंथ है, इसलिए हर एक कलर का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसलिए हर एक कलर अलग तरीके से बेंड भी होगा। ठीक है, दूसरा कॉज क्या था, वेलोसिटी, हर एक कलर की स्पीड अलग होगी, अगर हर एक कलर की स्पीड अलग होगी तो सीधी सी बात है अलग तरीके से बेंड भी करेगा। ओके, ये तो मैंने आपको जब लाइट में वो समझाया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस टाइम भी बहुत अच्छे से ये स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे से समझाया था आपको। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। अगर मेरे पास यहाँ पे एक प्रिज्म रखा है और साथ में उसके साथ में क्या रखा है, इन्वर्टेड प्रिज्म रखा है, तो व्हाइट लाइट आएगी और हमें बाद में भी क्या मिलेगी, व्हाइट लाइट ही मिलेगी, क्योंकि इन्वर्टेड प्रिज्म का क्या काम होता है, उल्टा काम करना है, स्प्लिटिंग की हुई लाइट को दोबारा से कंबाइन करके व्हाइट लाइट बनाना। ओके, ये सेम प्रोसेस हमने कहाँ देखा था, ये सेम प्रोसेस हमने कहाँ देखा था, उसमें ग्लास लैब के अंदर जब हमने लाइट पढ़ा था, उसमें जो ग्लास लैब टॉपिक था उसमें भी सेम चीज हो रही थी। तो हम ये मान के चलते हैं ग्लास लैब की वर्किंग बिल्कुल सेम है, जैसे दो प्रिज्म की वर्किंग एक साथ होती है। ठीक है, अच्छा, कॉजेस ऑफ ये तो हो चुका था, कॉजेस ऑफ डिस्पर्जन। रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन कौन कौन से फिनोमेना यूज होते हैं, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर रिफ्रैक्शन होगा और हमें क्या मिल जाएगा, दोबारा रेनबो मिल जाएगा। ठीक है, इतना आया सबको समझ में। आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि लाइट किस तरीके से स्कैटर होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन आएंगे काफी इंटरेस्टिंग, कि स्काई का कलर ब्लू ही क्यों होता है, और अगर स्काई का कलर ब्लू है तो एस्ट्रोनॉट को ब्लैक क्यों दिखाई देता है। इन सबको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।